पाठशाला का पहला अध्याय 30,000 की भीड़, रॉकस्टार वेलकम। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से चीन, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों का विकेट गिरा दिया है क्या? मोदी मोदी की गूंज। लेकिन अचानक पीएम मोदी ने क्या कहा कि हाफिज सईद और मुनीर दोनों एक्सपोज हो गए। विदेश में मोदी, देश में शाह। यूसीसी, वक्फ और एनआरसी पर क्या ताबड़तोड़ एक्शन हो गया है, सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। इस वक्त अगर आप दुनिया का हाल देखेंगे तो सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि उधर युद्ध फिर से छिड़ गया है। भारत के लिए बड़ा चैलेंज भी आ गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक तो विदेश में बड़ी बड़ी डील्स निपटा रहे हैं। सबके पीछे सोची समझी रणनीति है कि भारत को जो 2047 का भारत वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। दूसरी तरफ घर में भी मामला सेट कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि युद्ध वाली सनक कब खत्म होगी, किसी को पता नहीं। इसलिए भारत का मामला फिट रखो, इसलिए एनर्जी क्राइसिस से निपटने का बैकअप रख लो, ताकि इकोनॉमी जो अभी रॉकेट बनी हुई है, उस रॉकेट के ईंधन में कमी ना आए, पब्लिक पर असर ना पड़े। और घर में भी चैलेंज है, उसको भी धीरे धीरे निपटा रहे हैं बॉस। बहुत लोगों का उधर ध्यान नहीं जा रहा। आज उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि उधर विदेश में मोदी और इधर देश में नरेंद्र मोदी की टीम, अमित शाह कैसे ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं। डिप्लोमेसी में तो पीएम मोदी ने धूम मचाई है। बड़ी बड़ी डील, विदेशी धरती पर भारत की ब्रांडिंग, सब कुछ चल रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां मोदी मोदी हो गया। पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम के लिए भरा हुआ था, खचाखच, जैसे कोई रॉकस्टार आया हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का ऐसा मेगा शो हुआ जो किसी पॉलिटिशियन का आज तक नहीं हुआ होगा। 30,000 से ज्यादा भारतीयों के बीच पीएम मोदी का रॉक स्टार वाला जलवा दिखा, और 12 साल के कार्यकाल के बाद भी दिख रहा है। शुरू में लोग कहते थे कि अरे अभी नया नया आए हैं इसलिए पब्लिक को जोश है। अभी जोश और बढ़ गया ऐसा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के मेगा शो की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, वहां जो डील्स हो रही हैं उनके बारे में बताऊंगा, और देश में क्या हो रहा है। यूरेनियम को लेकर वहां क्या डील हुई जिसकी यहां बड़ी चर्चा है, और देश में अमित शाह क्या कर रहे हैं, सब आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप तक भी वो मैसेज पहुंचा दिया गया है जिसे वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर समंदर में दबदबा दिखाने वाले चीन को मैसेज दिया गया। साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र कर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ट्रंप को भी इशारों में समझा दिया कि युद्ध का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से है। यानी पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को भी मैसेज दिया कि भाई ये क्या सनक लगा के रखे हो, वॉर कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में पूरी दुनिया पिस रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पीएम मोदी ने चीन को टक्कर देने वाले क्वाड को भी मजबूत किया। इससे पहले वो क्वाड में शामिल जापान की पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, यही 4 देश तो हैं। ट्रंप भले युद्ध में फंसकर क्वाड को भूल गए हो, लेकिन पीएम मोदी से लगातार मजबूत करके चीन को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। और इस पीएम मोदी की इस डिप्लोमेसी से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा कि यहां नरेंद्र मोदी जो डील कर रहे हैं, भारत के लिए सोच रहे हैं, भारत में क्या करना है वो उन्होंने होमवर्क दे रखा अमित शाह को। वहां अमित शाह ने कौन सी मीटिंग की, कि ओवैसी तनाव में है, क्या चल रहा है, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर किया। यानी इस वक्त मोटे तौर पर आप अगर समराइज करें, नरेंद्र मोदी विदेश से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और यहां अमित शाह को ड्यूटी दे रखी है कि जितना इन्वेस्टमेंट आए, भारत का जो विकास हो वो भारत के लोगों पे लगना चाहिए, घुसपैठियों को उठा के बाहर फेंको। यानी वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, यहां से देश की सफाई भी होती रहेगी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो यहां लोग सबसे पहले
क्रिकेट से ही कनेक्ट करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमेसी की पिच पर नरेंद्र मोदी की धुआंधार बैटिंग की चर्चा हो रही है। कैसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों के विकेट गिर गए भाई, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का रौला और जलवा देखिए। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया और इस कार्यक्रम का नाम रखा था मेलबर्न मीट्स मोदी। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 30,000 से ज्यादा लोग वहां जुटे थे, 30,000 प्लस। ये मेलबर्न में किसी भी नेता को सुनने के लिए जुटी आज तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो किसी नेता के लिए ऐसा रॉकस्टार वाला वेलकम कम ही देखा होगा। पीएम मोदी जब स्टेडियम में आए, भाई साहब ऐसा माहौल जैसे कोई रॉकस्टार आ गया हो। जरा देखिए वहां क्या हुआ। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लग रहा होगा कि मैं भारत तो नहीं आ गया, उनको लग रहा हो मेरे लिए तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप आज की डेट में कंपेयर कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप में मेसी और रोनाल्डो की एंट्री पे जिस तरह का जोश दिखता है, वैसा नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीयों को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सम्मान में सबसे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की अपील की, ताकि इनको ना लगे कि भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं, ऐसा आदमी मेरे साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा इनको भी सम्मान दीजिए। पीएम मोदी की एक अपील पर स्टेडियम में सबने फ्लैशलाइट जला दी और लेकिन नारे लगे मोदी मोदी। सुनिए क्या हुआ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ किसी मंच को शेयर करना किसी विदेशी नेता के लिए बहुत आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार आपका मनोबल टूटने लगता है उनकी पॉपुलैरिटी और उनका क्रेज देखकर। मैं अमेरिका दौरा कवर करने गया था जब पीएम को वहां पे बुलाया था पिछली बार वहां के राष्ट्रपति ने, व्हाइट हाउस में। भाई साहब, व्हाइट हाउस में ऐसे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लग रहा था कि व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी रहते हो। यह हाल हो गया था। मेलबर्न में पीएम मोदी के जलवे का यह ट्रेलर भर था, क्योंकि असली धमाका उस टेबल पर हुआ जहां बैठकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी बड़ी डील्स को लॉक किया। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए हैं। इसमें यूरेनियम से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप जैसे बड़े बड़े समझौते शामिल हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, एआई, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सप्लाई चेन में निवेश और सहयोग पर बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा, इस पर सहमति बन गई है। रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और स्पेस प्रोजेक्ट्स, कोकोस आइलैंड पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल, इस पर भी दोनों देशों ने सहमति जता दी। रेयर अर्थ मिनरल पर बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देश क्रिटिकल अर्थ मिनरल कॉरिडोर पर काम करेंगे। इससे रेयर अर्थ में चीन के दबदबे को झटका लगेगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर के जरिए अपने डिफेंस स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को जोड़ने का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सेना से जुड़े इंस्ट्रक्टर्स को अपने यहां इनवाइट किया, जिससे दोनों देशों की मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ेगी। माइनिंग और उससे जुड़े इक्विपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलेगी। यह ऑस्ट्रेलिया की 8वीं यूनिवर्सिटी होगी जो भारत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेक्टर में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर भी भारत में अपने निवेश को बढ़ाएगा। करीब 3,300 करोड़ रुपए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश किए जाएंगे। यानी मोटे तौर पर आप देखें, नरेंद्र मोदी जिस देश में जा रहे हैं, एआई पे जोर है, क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर है खास तौर पर, और डिफेंस डील्स पर जोर है, ताकि यहां चीन से जब चीन उतावला हुआ जा रहा है दोस्ती करने के लिए, वो दोस्ती करेंगे, लेकिन इस भरोसे के साथ करेंगे कि तुम जब धोखा दोगे, क्योंकि तुम्हारी फितरत है,
तो मेरा मामला सेट रहेगा, तुम पे हम ना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसलिए वो अपनी जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स लेकर एआई वाली डील्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। और डील की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, आगे आपको यह भी डिटेल दूंगा कि और क्या क्या हुआ। लेकिन पहले सुनिए कैसे पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को क्रिकेट से जोड़ा, तो उसकी भी बड़ी चर्चा हुई। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील्स हुई है उसमें एक खास डील है जिस पर चीन की नजर है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपनी डिफेंस साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का रोडमैप बना रहे हैं और इसका मकसद समुद्र में बेहतर निगरानी करना, संयुक्त गश्त करना, पानी के नीचे सर्विलांस और सूचनाएं साझा करना। यानी समुद्र का जो इलाका है, अभी आपको मैंने बताया था कि इंडोनेशिया गए, वहां पर किस तरीके से चीन जिस रास्ते से तेल मंगाता है उस पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाना है उस पर काम किया। अब ऑस्ट्रेलिया में भी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करेंगे, इस पर जोर दिया गया और इसको लेकर बड़ा फैसला हुआ। देखिए, भारत 2026-27 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के बड़े नौसेना अभ्यास मिलान में शामिल होगा। यानी दोनों देशों की तरफ से हिंद महासागर में बड़े प्लेयर्स डिफेंस ड्रिल करेंगे, तो इससे चीन को मैसेज जाएगा, क्योंकि समंदर में चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। देखिए, चीन को जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि आप इस बात को समझिए, पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले सोमवार को चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से खलबली मची हुई। आरोप लग रहे हैं कि चीन ने बिना पहले से कोई जानकारी दिए, बिना नोटाम जारी किए हुए यह टेस्ट कर दिया। इस मिसाइल टेस्टिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया अलग परेशान है। इसी मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उठाया कि देखें आप क्या किया है चीन। पीएम मोदी ने भी इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कहा कि भारत इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का साझा हित और साझा मकसद है। हम न केवल इस पर अपने विचार साझा करते रहेंगे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ाएंगे, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इंडो पैसिफिक इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहेगी। यानी नरेंद्र मोदी एक तरफ जो चर्चा थी कि रशिया, चाइना और इंडिया RIC ये ट्रायंगल बना रहे हैं क्या, उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन चीन की फितरत को समझते हुए बैकअप प्लान भी तैयार कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी ने चीन को झटका दिया, उधर पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बातचीत में आतंकवाद का भी जिक्र हुआ। साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉन्डी बीच आतंकी हमले की निंदा हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन पर जोर दिया। पीएम ने समझाया होगा कि भाई उधर जो हुआ आपके बॉन्डी बीच पर नहीं हुआ था, ये सब वही तो लोग हैं जो कर रहे हैं। तो साझा बयान आया। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात हुई। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने आतंकी खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई। इसके अलावा मेलबर्न के स्टेडियम में भारतीय समुदाय के बीच भी पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पाकिस्तान की कैसे क्लास लगी और वहां क्या माहौल बन गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनकर आप देखिए जरा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर
इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर, ग्रो मोर। यहां कुछ लोगों का फोकस इसी बात पर था कि भारत के कितने राफेल गिरे ये पता चल जाए। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य, सेना का शौर्य देखकर जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो आज कैसे जो है उनका सीना चौड़ा हुआ था। ये सेंटिमेंट जो है वो विपक्ष को समझ में नहीं आता है। बाहर जो बैठा है उसको दिख रहा है कि भारत क्या कर रहा है, आज का भारत क्या कर पा रहा है, यहां लोगों को नहीं दिख रहा होगा। पीएम मोदी के इस बयान से पाकिस्तान को करंट लगा होगा, क्योंकि पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो डेमो था, अभी पिक्चर बाकी है। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पानी के मुद्दे पर मुनीर से लेकर पाकिस्तान के नेता और आतंकी सब भारत को धमकी देकर यह सोच रहे हैं कि भारत दबाव में आ जाएगा। पीएम मोदी अलग ही प्लान बनाए बैठे हैं, वो तो पाकिस्तान को फोड़ने का मौका ही ढूंढ रहे हैं। और ऐसा यह भी लग रहा है कि मौका कहीं खुद पाकिस्तान न दे दे। आप सुनिए पाकिस्तान के आतंकी इंजीनियर हैरिस डार को, जो भारत को पानी के मुद्दे पर धमका रहा है कि 2026 में कुछ करेंगे ये लोग। हालात बहुत अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आइंदा आने वाला जो वक्त है, आपने ये पानी की तैयारी की है। आपको पता है हमारे पानी का मसला क्या है कि पीछे इंडिया बैठा है, और आप माशाल्लाह सुन रहे हैं हमारे वजीर और इन सब ने क्या कहा है कि हमारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांस बंद कर देंगे इस साल 2026 में। मेरी बात सुन लें, 2026 में ना पानी के मसले पे कुछ हो जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना बहुत ही हमें आजादियां गलबे फतूहात देगा इंशाल्लाह वाला। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो तैयारी जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो जमात के साथ जुड़ के हर बंदा नज़म का हिस्सा बने। देखिए, पाकिस्तान वैसे ही बर्बादी की कगार पर है, और इस बार भारत से पंगा लिया तो फिर पाकिस्तान रहेगा भी या नहीं, इसका सवाल खड़ा हो रहा है। और ये उसे खुद सोचना है, क्योंकि भारत ने पक्का बंदोबस्त कर रखा है। भारत अब आगे की सोच रहा है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की तगड़ी डील हुई और ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम मिलने जा रहा है। इस मूव से पीएम मोदी इकोनॉमी को कैसे नया बूस्टर डोज देने जा रहे हैं उसको भी समझिए। देखिए, दरअसल भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है उसके लिए उसे बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। एआई डेटा सेंटर, ईवी से लेकर हर सेक्टर में बिजली की मांग आगे और बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी भारत की बिजली उत्पादन का करीब 3/4 हिस्सा कोयले से पूरा होता है। क्लाइमेट से जुड़ी अपनी कमिटमेंट को देखते हुए भारत को क्लीन एनर्जी के जरिए मिलने वाली बिजली की जरूरत है। इस समस्या का एक समाधान यूरेनियम है, क्योंकि भारत न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाएगा। उसके लिए लंबे वक्त के लिए बिना बाधा के यूरेनियम की सप्लाई भी तो होनी चाहिए। इस जरूरत को ऑस्ट्रेलिया पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। उसके पास दुनिया के कुल यूरेनियम का 28% यूरेनियम मौजूद है। पीएम मोदी ने विकसित भारत के तहत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत के पास भी यूरेनियम का भंडार है, लेकिन हमारे पास जितनी डिमांड है उतना उत्पादन नहीं है। इसलिए भारत कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, नामीबिया जैसे देशों से यूरेनियम आयात करता है, लेकिन वो भी उतना सफिशिएंट नहीं है जितना हमारा 2047 का टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई होने से यूरेनियम का इंपोर्ट डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यानी भारत को विकसित बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी जो हैं वो आज एक और बड़ी डील कराए हैं यूरेनियम को लेकर। इधर पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी बड़ी डील लॉक कर रहे हैं, उधर भारत रूस से भी बड़ी डील करने वाला है। भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हो रही है। दोनों देश निवेश को बढ़ाने के लिए फिर एग्रीमेंट करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और रूस अलग अलग सेक्टर्स में द्विपक्षीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है, जो अभी $60 बिलियन पर है।
आप सोचिए, ये वही रूस है जिसके लिए राहुल गांधी कितना माहौल बनाए थे कि बाप रे, ट्रंप के दबाव में मोदी जो है वो रूस से तेल नहीं खरीद रहे। आज की डेट में रिकॉर्ड तेल तो खरीद रहे हैं रूस से, व्यापार भी और बढ़ा रहे हैं। और जिस यूरेनियम की बात कर रहा था जो ऑस्ट्रेलिया देने को तैयार हो गया है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है बॉस जो 2010 में मना कर दिया था कि यूरेनियम नहीं देंगे। आज भारत को यूरेनियम देने को तैयार हो गया। क्या बदला है देश में? लीडरशिप ही तो बदली, और क्या बदला? और दुनिया का रुख बदल रहा है। लेकिन यहां भारत में भी बहुत कुछ बदलना है, और इसलिए पीएम मोदी वहां विदेशी मोर्चे पर डटे हैं। देश में उन्होंने अमित शाह और अपनी टीम को लगा रखा है। दिल्ली में अमित शाह पीएम मोदी के एक बड़े मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में बॉर्डर जिलों के एसपी को बुलाया गया। करीब 119 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ यह मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में राज्यों के डीजीपी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपीज कॉन्फ्रेंस 2026 का नाम दिया गया। इसे घुसपैठियों को भगाने के मोदी सरकार के बड़े प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा बॉर्डर जिलों में बदल रही डेमोग्राफी को, उसको भी इस मीटिंग में एजेंडे पर रखा गया। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रोन से तस्करी जैसे मुद्दे भी एजेंडे पर रहे। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। अमित शाह बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव पर गठित कमेटी के साथ बैठक की। अमित शाह की इन मीटिंग्स को लेकर ओवैसी तनाव में आ गए। वो कह रहे हैं कि अमित शाह कच्चा काम नहीं करते, वो कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, वो एनआरसी लाने वाले हैं। सुनिए ओवैसी को। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। भाई अगर कहीं पर अचानक आबादी बढ़ रही है तो चेक नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ है? बाहर से कोई आ जाए, घुस जाए, बैठ जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट बना ले, उसको बैठा के खिलाते रहना चाहिए। ओवैसी कौन बात का डर रहे हैं? ओवैसी को यह डर है कि पता नहीं अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करने क्या वाले हैं। उधर बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़े बड़े काम निपटाए जा रहे हैं। बीजेपी का जो एक बड़ा चुनावी एजेंडा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसे अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यूसीसी लागू करने के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 लोगों की एक हाई लेवल कमेटी बनी है। 6 महीने के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा। यूसीसी बीजेपी के टॉप एजेंडे पर है। उत्तराखंड और गोवा में यह कानून ऑलरेडी बीजेपी लागू कर चुकी। गुजरात और असम की विधानसभा में इसी साल यूसीसी विधेयक पारित हो चुका। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी यूसीसी लागू करने के लिए सरकार कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में अब जल्दी ही यूसीसी लागू हो सकता है, क्योंकि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी यूसीसी आएगा, घुसपैठिया बाहर जाएगा, वक्फ को लेकर भी एक्शन होगा, यह भी दिख रहा है। भाई एक बड़ा काम वक्फ बोर्ड में सुधार का हो रहा है। पिछले साल नया वक्फ कानून आया, अलग अलग राज्यों में नए सिरे से वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हो रहा है। नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया था। एमपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पसमानदा मुसलमान और एक महिला को भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में जगह देने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी हालांकि कर रहे हैं।
उधर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार ने जो नया नियम बनाया है वो तो पूरे देश में लागू होगा। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले का स्वागत होना चाहिए। दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्य होने से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, नियम और कायदे से सब कुछ चल पाएगा। वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो। यानी कुछ लोग सोच रहे थे कि अब न तब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सरकार तो नहीं गिर रही, उनके अरमान जरूर गिर रहे हैं जो ये सोच रहे थे कि मोदी रुक जाएंगे। ना तो वो इकोनॉमी को लेकर अपनी रफ्तार रोकने को तैयार हैं, न देश में होने वाले सुधारों को लेकर। लेकिन एक चीज और है जो नहीं रुक रही, और वो है अमेरिका और ईरान का युद्ध। पाठशाला में अगला अध्याय, धुआंधार बमबारी के बीच ट्रंप को अचानक अपना प्लेन क्यों बदलना पड़ गया? ईरान ने टारगेट लॉक कर दिया था क्या? अमेरिका ईरान युद्ध भयंकर भड़क गया है। उधर खामनेई को दफनाते वक्त क्या गजब हुआ, अब इसका अध्याय देखिए। कल पाठशाला में आपको बताया था कि इस बार अमेरिका ईरान के बीच जो मामला बिगड़ा है वो रुकता दिख नहीं रहा है। एक दूसरे पर भयंकर बमबारी शुरू हो गई है। ईरान के शहर अमेरिकी हमलों से दहलने लगे हैं। ईरान ने भी आर पार वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मिसाइलें मार रहा है, खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट सेट कर करके फोड़ रहा है। भले ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन पिछली बार युद्ध के पहले ही दिन से ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले ट्रंप की सांसें इस बार अटकी नजर आ रही। एक तरफ वो ईरान की एक मिसाइल के बदले 20 मिसाइल फोड़ने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना डरे हुए हैं, ट्रंप को अपनी हत्या का डर सता रहा है। इस बार ईरान इसलिए भी ज्यादा भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका ने ऐसे वक्त में ईरान पर हमले शुरू किए जब ईरान की जनता अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। और इस सब के बीच सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान में अलग अलग 170 जगहों पर बमबारी की है बॉस। मंगलवार की रात को अमेरिका ने ईरान में 80 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। बुधवार की रात फिर से 90 जगहों पर बम गिरा दिए, जिससे भड़के ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अमेरिकी सेना के अलग अलग 85 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया। आज आपको देखना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के बीच धुआंधार बमबारी के बीच ट्रंप को अचानक प्लेन क्यों बदलना पड़ा। क्या ट्रंप की हत्या का प्लान बन चुका है? क्या ट्रंप की जान बहुत खतरे में है? और उधर अयतुल्लाह खामनेई को दफनाते वक्त क्या गजब हुआ? क्या होने जा रहा है इस युद्ध में, सब बताऊंगा, लेकिन पहले इस ट्रेलर को देखिए। No, I'm number 1 on the kill list for Iran. We hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. Well, I think it was absolutely necessary. युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। देखिए, बीते 2 दिनों से अमेरिकी सेना ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रही। इसे ट्रंप हॉर्मूज में जहाजों पर ईरान के हमले का बदला बता रहे हैं। ट्रंप यह भी धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने 1 मिसाइल दागी तो हम 20 मार देंगे। ईरान ने 1 बम फोड़ा, अमेरिका 20 बम फोड़ देगा। यानी 1 के बनाम 20 का मुकाबला चल रहा है। एक बार ट्रंप की धमकी को सुनिए, फिर बताता हूं कि इधर तो धमका रहे हैं, उधर उनकी टांगें क्यों कांप रही हैं। We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit. ट्रंप ने इस बार ईरान पर हमले की जो स्ट्रैटेजी बनाई है उससे भी साफ है कि अमेरिका का असली टारगेट ईरान के अंदर नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिक्स्ड है।
पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों को निशाना बनाया वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के ही शहर। अमेरिका ने ईरान के चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास, सिरीक, अबू मूसा द्वीप, बुशहर और ईरान शहर में बमबारी की। और ये सारे आप देखिए, आपको मैप में दिख रहा है, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के। ट्रंप अगर हॉर्मुज के आसपास बमबारी कर रहे हैं तो ईरान को समझ में आ रहा है कि इसका खेल कुछ और है। वो भी पलट के जवाब दे रहा है, चुप नहीं बैठ रहा। उसने भी गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कुवैत में उसने अमेरिकी सेना के सप्लाई कमांड हब को टारगेट कर दिया। कतर नहीं छोड़ा, वहां पे अमेरिकी सेंट्री कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर और खाड़ी देशों में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर उसने मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। ईरान दावा कर रहा है कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने जॉर्डन में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल दागने का दावा किया है। ईरान दो टूक कह रहा है कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। अगर अमेरिका सीजफायर की शर्तों को तोड़ता है तो ईरान भी मारेगा, चुप नहीं बैठेगा। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान पर हमला होगा तो भाई हमको तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, हम देंगे। आगे गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के हिसाब से चलेगा, न कि अमेरिका की धमकियों से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जो अराक्ची हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप की बदतमीजी का जवाब ईरान एक्शन से देगा। यानी ट्रंप की सनक और ट्रंप की बदतमीजी दोनों ईरान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ईरान ने पिछली बार जो ट्रेलर दिखाया, अपनी मिसाइलों से सटीक निशाने लगाए, उसे ट्रंप भूले नहीं और इसीलिए ट्रंप खुद डरे हुए हैं, क्योंकि तुर्की से लौटते वक्त ट्रंप को अचानक अपना प्लेन बदलना पड़ गया बॉस। दरअसल ट्रंप हाल के दिनों में जिस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्हें कतर ने गिफ्ट किया था। इसी प्लेन से वो नेटो की बैठक में शामिल होने तुर्की गए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त ट्रंप ने अचानक अपना प्लेन बदल दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दे दी थी। ट्रंप को अंकारा से उड़ान भरनी थी। वहां से ईरान के बॉर्डर की दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है और ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट के चीथड़े उड़ा सकती हैं। यही वजह रही कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि सारे काम करते हैं, आप प्लेन बदल लो, ताकि ईरान मारने वाला भी हो तो वो किसी और प्लेन के बारे में सोचे, आप किसी और से निकल जाए। आप सुनिए अचानक प्लेन बदलने पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है। Probably on a dangerous flight. No, these are sick people, so I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that. यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्लेन बदला। ट्रंप ये सोच रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। 4 दिन का काम है, निपटा दूंगा। यहां 4 दिन कब 3 महीने 4 महीने में बदलता चला गया, उनको पता ही नहीं चला। ट्रंप को आज की डेट में उन्हीं अयतुल्लाह खamenei के जनाजे की तस्वीरों ने तनाव में डाल रखा है, क्योंकि जनाजे की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर लग रहा है मानो पूरा ईरान सड़क पर आ गया। आप भीड़ देखिए ना बॉस, पांव रखने की वहां जगह नहीं है। ईरान के जिस भी शहर से खamenei का जनाजा गुजरता है वहां उनके ताबूत की झलक पाने के लिए भाई साहब भीड़ पे भीड़। अब ईरान के मशहद शहर की एक तस्वीर देखिए, यहां अयतुल्लाह खamenei को दफनाया जाना है। आप ड्रोन शॉट देखिए बॉस, जिधर तक आपकी नजर जा रही है उधर तक खाली भीड़ ही भीड़ है, खचाखच भरी हुई सड़कें दिख रही हैं। ईरान ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि अयतुल्लाह खamenei के जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए मशहद की तरफ जाने वाली सड़कों और पुलों पर बमबारी की गई। यही नहीं, अमेरिका के हमले से बचने के लिए खamenei के ताबूत को भी फाइटर जेट्स की सुरक्षा में मशहद पहुंचाया गया, जिससे ट्रंप के खिलाफ ईरान के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। ट्रंप ईरान को बता रहे हैं कि ये लोग सिख पीपल हैं। अमेरिका बहुत ठीक है कि पब्लिक किसी जनाजे में शामिल हो रही है और उनको रोकने के लिए तुम उसी के आसपास बम गिरा रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो। जिस तरह ईरान में ट्रंप के खिलाफ गुस्से की आग भड़की हुई है, ईरान ने आज खamenei के जनाजे के दौरान उस आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। ईरान ने पहली बार अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खamenei के घर पर हुए हमले से मची तबाही का आधिकारिक वीडियो जारी किया। यह वो घर है जहां खamenei की मौत हुई थी। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो के जरिए ईरान ने यह दिखाया पब्लिक को
कि कैसे ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने इजराइल के साथ मिलकर उनके सुप्रीम लीडर को मारने के लिए एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थी। 26 फरवरी को तेहरान में हुए इस हमले में अयतुल्लाह खामनेई, उनके परिवार के कई सदस्य और 40 अधिकारियों की जान गई थी। लेकिन ये तस्वीरें दुनिया ने नहीं देखी थी। पहली बार दुनिया देख रही है कि कैसे उस बिल्डिंग की क्या हालत हो गई थी। ईरान इन सभी लोगों की मौत के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा है कि देखो ईरान के सुप्रीम लीडर को कैसे मारा था अमेरिका ने। आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर में खामनेई के घर की अमेरिकी हमले से पहले की शानदार तस्वीर दिख रही है, बाईं तरफ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा सब दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए हमले के बाद की पूरी तरह से खंडर में बदली हुई उस इलाके की तस्वीर दिख रही है। अब इस तस्वीर को देखकर पब्लिक और एकदम गुस्से में कि छोड़ेंगे नहीं ट्रंप को, और इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। पाठशाला में लेकिन अब वक्त हो गया अगले अध्याय का। अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भूचाल आया है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर सबसे बड़े एक्शन में जो तस्वीरें आ रही हैं और जो जानकारी आ रही है वो क्या बता रही हैं? खालिस्तानी निज्जर को लॉरेंस बिश्नोई ने मारा, क्या बड़ा खुलासा हो गया? अब इसका अध्याय देखिए। भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन हो गया है, और यह एक्शन भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, कनाडा और यूरोप में हुआ है। अमेरिकी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई को दुनिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक माना। FBI के एक्शन से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में खलबली मची हुई है। लॉरेंस बिश्नोई, उसका साथी गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर रोहित गोदारा के क्राइम सिंडिकेट पर FBI ने प्रहार किया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है, उसके खिलाफ FBI को एक्शन लेना पड़ रहा है, और उस FBI को भी 1 साल लग जा रहे हैं। आप समझिए लॉरेंस के बारे में। इससे लॉरेंस गैंग के खिलाफ कार्रवाई से कई खुलासे हुए हैं। FBI ने 1 साल तक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया बॉस। अमेरिका से लेकर कनाडा, यूरोप तक छापा मारा गया। यह लॉरेंस के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लॉरेंस पर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगा है। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही खालिस्तानी निज्जर की हत्या हुई थी कहा जा रहा है। गोल्डी बराड़ को तो मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया है। यानी FBI के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ मिलकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चला रहे थे, और इनका नेटवर्क दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। FBI इस बात से भी हैरान है कि भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहा है। कैसे वो जेल के अंदर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी ठोक दे रहा है, कोई भी क्राइम अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आज उसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक में क्या हड़कंप मचा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका भेजा जाएगा, और कैसे कनाडा भारत से अपनी गलती मान रहा है। इस धमाकेदार एक्शन की एक एक तस्वीर दिखाऊं, उससे पहले एक झलक देखिए। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group. That Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada. देखिए, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ अमेरिका की FBI ने जो क्रैकडाउन किया है, उसकी डिटेल आपको पहले बताता हूं। FBI ने दुनिया भर में एक्टिव गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नेटवर्क पर शिकंजा कसा। ड्रग्स स्मगलिंग, हथियार सप्लाई, सुपारी किलिंग जैसे क्राइम को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DEA, कनाडा की RCMP, लॉस एंजलिस पुलिस और स्पेन की एजेंसीज ने मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 37 आरोपियों के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिनमें गोल्डी बराड़ का नाम है, रोहित गोदारा का नाम है, जग्गू भगवानपुरिया जैसे नाम शामिल हैं। अमेरिका में 13, कनाडा में 3 और स्पेन में 1 गिरफ्तारी हुई, जबकि 10 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। कार्रवाई में करीब 1000 किलो कोकीन मिला है, 1 किलो हेरोइन मिला और $40,000 नकद और 12 हथियार बरामद किए गए। साथ ही कैलिफोर्निया के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एजेंसीज कह रही हैं कि यह हाल के समय में सबसे बड़े इंटरनेशनल क्रैकडाउन में से एक है, जिसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्लोबल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गैंग भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ था बॉस।
यानी लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि अमेरिका की एफबीआई को भी उस तक पहुंचने, उसको समझने, उसको जो है एक्सपोज करने में 1 साल लगे। इंटरनेशनल एजेंसियों ने एक तरह से मान लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक है। उसके खिलाफ पूरा ऑपरेशन चलाने में 1 साल लग गया। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अमेरिका में जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें लॉरेंस पर ग्लोबल क्राइम में शामिल होने के आरोप लगाए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से भारत की जेल में बंद है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने क्राइम नेटवर्क को जेल से ऑपरेट करता रहा। आरोप है कि लॉरेंस ने जेल के अंदर मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉलिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए गैंग के मेंबर्स को डायरेक्ट ऑर्डर दिए। लॉरेंस बिश्नोई हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, ड्रग्स, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गोलीबारी जैसी घटनाओं की साजिश रचता था और अपने साथियों को इन्हें अंजाम दिलवाता था। एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ और वो संगठित तरीके से इन अपराधों को संचालित कर रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि बिश्नोई ने सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए खुद को एक राष्ट्रवादी, धार्मिक और समाज सेवी शख्स की तरह पेश किया। अपनी इसी इमेज का इस्तेमाल करके लॉरेंस नए लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट कर रहा था। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस की यह रणनीति उसके क्राइम नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। लॉरेंस बिश्नोई बेहद शातिर तरीके से काम करता था, यह आरोप लग रहा है, और उसने अपने गैंग में भरोसेमंद लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंप रखी, जिससे उसका नेटवर्क बिना रोक टोक के चलता रहता। सुनिए अमेरिकी अधिकारी क्या बता रहे हैं लॉरेंस के बारे में। The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ भी एक्शन लिया। एफबीआई ने गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित कर दिया है और गोल्डी बराड़ के पोस्टर भी जारी कर दिए। एफबीआई के मुताबिक गोल्डी बराड़ को लॉरेंस जेल से ऑर्डर देता था। गोल्डी बराड़ की खबर देने वाले को $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को किसी कंपनी की तरह चला रहा था, कहा जा रहा है। लॉरेंस जेल में, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे उसके गुर्गे विदेश में। एफबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ को उत्तर अमेरिका का कमांडर बना रखा था कि भाई नॉर्थ अमेरिका तू देखेगा। इसी तरीके से रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई ने यूरोप का कमांडर बना रखा था। सुखराज सिंह कंग को भारत में लॉरेंस के नीचे काम करने की जिम्मेदारी थी। पॉलिटिकल किलिंग, टारगेटेड शूटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग जैसे काम करवाता था। लॉरेंस गैंग ने ही कनाडा में इंडियन एक्टर्स और सिंगर्स पर हमले भी किए थे। यानी लॉरेंस बिश्नोई पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना पूरा गैंग चला रहा था और इसी वजह से अमेरिका भारत से लॉरेंस के प्रत्यर्पण की मांग करने पर भी विचार कर रहा है। अमेरिका में लॉरेंस गैंग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उससे कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बड़ा खुलासा भी हुआ। साल 2023 में निज्जर की हत्या कनाडा में हुई थी, जिसके बाद कनाडा के तब के वो जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। भारत ने सारे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था। इस घटना के बाद भारत और कनाडा के संबंध बहुत खराब हो गए थे। अब अमेरिकी जांच से यह साफ हुआ है कि खालिस्तानी निज्जर की हत्या में भारत सरकार का कोई रोल नहीं था, बल्कि निज्जर की हत्या लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के इशारे पर हुई थी। अमेरिका में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने ही कराई थी। लॉरेंस और गोल्डी के कहने पर ही 18 जून 2023 को निज्जर को गोली मारी गई थी। निज्जर की हत्या भारतीय समुदाय में दहशत फैलाने के लिए की गई थी, जिससे गैंग में दहशत बढ़े, एक्सटॉर्शन के लिए कोई मना ना कर सके, गैंग को लेकर दहशत फैले। यानी निज्जर की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं। और अब कनाडा ने भी अपनी गलती मानी है। कनाडा पुलिस ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। तो इतने दिन नाटक क्या किए थे जी? सुनिए अभी क्या कह रहे हैं कनाडा वाले। But I wonder if you've learned anything in this investigation about the allegation that former Prime Minister Justin Trudeau made when he stood in Parliament and said agents of the Indian government were believed to have a connection to the murder of Hardeep Singh Nijjar. Has anything on that
come out in this investigation? Well, I can comment, David. As you're aware, there's current people in Canada that are facing charges on that, so I can't comment in relation to that investigation. But I can say, as you know, there's ongoing. In relation to this matter today, as stated in the press conference, there's no evidence to suggest that through this organized crime investigation and the charges and the indictment laid forward, that Indian officials were charged or were involved in this investigation. अब अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका लाकर पूछताछ करने का प्लान बना रही है, लेकिन इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की अपील करनी हो। भारत और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं होने जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। अमेरिकी एजेंसियां लॉरेंस के खिलाफ मुकदमा चलाने की योजना बना रही है। रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत केस की योजना है। भारत और अमेरिका के बीच 1997 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो 1999 से लागू है। यह मुख्य रूप से आतंकवाद, संगठित अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और ड्रग्स के अपराधों पर लागू होती है। दोनों देशों में 1 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध में प्रत्यर्पण संभव है, लेकिन प्रत्यर्पण के लिए अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि अपने नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगाती, लेकिन अदालती प्रक्रिया, सबूत, राजनीतिक विचार और मानवाधिकारों के मुद्दों से प्रत्यर्पण आसान नहीं होता। कई बार प्रत्यर्पण के लिए सालों की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। जैसे 5 साल केस लड़ने के बाद पिछले साल तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया जा सका। भारत ने पिछले 5 साल में अमेरिका से 178 लोगों के प्रत्यर्पण की अपील की, लेकिन इस दौरान सिर्फ 23 लोगों का प्रत्यर्पण हो पाया। तो एकदम से भारत सरकार उठाएगी और लॉरेंस बिश्नोई को दे देगी, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दुनिया भर में इस वक्त कई बड़े बड़े देशों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पाठशाला में अगला अध्याय, क्योंकि हड़कंप तो बारिश ने भी मचा रखा है। मकान गिर रहे हैं, स्कूटर गाड़ी गड्ढे में। काल बनकर आई बारिश का खौफनाक अध्याय खोल रहा हूं। ऐसी बारिश, ऐसा तूफान, क्या आपके शहर में भी बादल फाड़ तबाही मचेगी? रिपोर्ट में क्या है? बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड की वो तस्वीरें, वो रिपोर्ट पूरे देश से लाया हूं, जिन्हें देखकर आप सहम जाएंगे। मौसम ने गजब कर रखा है बॉस। गर्मी थी, लोग तड़प रहे थे कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। बारिश आई है तो ऐसी आफत लाई है कि लोग बाप बाप कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से भयंकर आफत आई हुई है, हर जगह बुरा हाल है। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, सूरत शहर के शहर जो है, वहां आप हालत देखिए, हिल जाइएगा। शहरों की सूरत बिगड़ रही है, हर जगह पर तैरते डूबते शहर दिख रहे हैं। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड और भरूच में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। आप देख रहे हैं, घरों और दुकानों में, बाजारों में पानी घुस चुका है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है शहरों के अंदर। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में मूसलाधार बारिश ने जिंदगी को जाम कर दिया। सड़कों पर पानी और ट्रैफिक का ऐसा जाल है कि हर कदम पर मुश्किल बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर भी हाल बेहाल है। ये मत सोचिएगा कि अरे यहां से निकलते हैं, चलते पहाड़ में मजा कर। उत्तराखंड से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। हिमाचल में तो भारी बारिश के बाद प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा। जो पहाड़ पर पर्यटक गए थे वो फंस गए वहां। पाठशाला में देश के हर हिस्से से आ रही बारिश के इस तांडव की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। कैसे कुछ घंटों की बारिश ने शहरों को थाम दिया। आपके शहर को लेकर क्या रिपोर्ट है ये बताऊं, उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। कोई नहीं आया, प्रशासन ना ही कोई हेल्प मिली किसी से। बोरी गेहूं रखा हुआ रखा हुआ है, तो सारा खराब होने की आशंका है। 100 mm बारिश होने के बाद में भी अभी स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। वाटर लॉगिंग होगी, नालियों में पानी भर रहा है, डेंगू डेफिनेटली फैल सकता है। बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र में गजब ही हो रखा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अचानक आई बाढ़ ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के बॉटलिंग प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। ये जो आप लाल लाल बहता हुआ देख रहे हैं, ये सिलेंडर है बॉस जो बह रहे हैं। प्लांट से करीब 1200 गैस सिलेंडर तेज बहाव में बह गए। सिलेंडर कुछ भरे हुए थे, कुछ खाली थे। बताया जा रहा है कि एमआईडीसी के इस गोदाम में भारी बारिश और जलभराव के चलते सिलेंडर नदी में बह गए। हैरान करने वाली तस्वीरों में स्थानीय लोग रस्सी और हुक की मदद से सिलेंडर को खींच खींच के निकाल रहे हैं कि कहां जा रहे हो, इधर आओ, अभी किचन में काम है तुम्हारा। प्रशासन ने लोगों से सिलेंडर लौटाने की भी अपील की है कि सिलेंडर लेके चले मत जाओ, वापस करो।
वहीं नांदेड़ लातूर हाईवे पर फ्लाईओवर की दीवार का एक हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मुंबई के नाला सोपारा में हालात और बदतर है भाई। लगातार बारिश के कारण बिजली व्यवस्था ठप हो गई, लोग अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पर। पालघर में बारिश ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर दिया। अस्पताल में पानी घुस गया वहां पर। बिजली बंद होने के चलते मरीजों को मजबूरी में अस्पताल खाली करना पड़ा कि जब बिजली ही नहीं है, अंधेरे में थोड़ी इलाज होगा, तो चलो बाहर ही चलते हैं। वसई और आसपास के इलाकों में सड़कों से लेकर घरों और दुकानों तक पानी भरा हुआ है। ये देखिए, मुंबई में मूसलाधार बारिश के साथ हाई टाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। मरीन ड्राइव पर उठती ऊंची लहरें समंदर के उफान और शहर के जोखिम को साफ तौर पर दिखा रही। देख रहे हैं, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पहाड़ों पर भी यही हाल हो रखा है। शिमला से सामने आई तस्वीरें देखिए, भारी बारिश से पैदा हुए खतरे को ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। ये शिमला की तस्वीर है। रामपुर के गिंछापेई रोड पर बारिश की वजह से नदी जैसा नजारा बन गया। वहां लोग जान जोखिम में डालकर इस बहते पानी के बीच सड़क पार करने को मजबूर थे। वहीं किन्नौर में लिप्पा खड्ड में बाढ़ से पुल को नुकसान पहुंचा है, जबकि लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। मनाली के केसरी नाले में एक पिता अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर जानलेवा बहाव पर को पार करता दिखाई दिया। हिमाचल में भारी बारिश के बीच लोग इसी तरह जान हथेली पर लेकर नदी नाले पार कर रहे हैं। हिमाचल के कई इलाकों में टूरिस्ट भी फंस गए। हिमाचल आने का प्लान बनाने वाले लोग अपनी बुकिंग कैंसिल भी करा रहे हैं। उत्तराखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। उत्तरकाशी के नालू पानी इलाके में लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर भारी मलबा आ गया, पूरा रास्ता ही बंद हो गया। देखिए, गंगोत्री नेशनल हाईवे भी कई जगह बाधित है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन लगाई तो मलबा हटाओ। लगातार बारिश राहत कार्य में चुनौती बन रही है। टिहरी गढ़वाल के कड्डू खाल में खुदाई के चलते भूस्खलन हुआ, जहां एक खाली इमारत ताश के पत्ते की तरह गिर गई। देखिए क्या हुआ। ऋषिकेश में भी बारिश का असर खतरनाक तस्वीरों में दिखा। बीन नदी उफान पर है। उसे पार करने की कोशिश में एक स्कूटी सवार बीच बहाव में फंस गया। मौजूद लोगों की सूझबूझ से उसकी जान बचाई जा सकी। लगातार बारिश से खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, रिपोर्ट क्या कह रही है, जरा आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, स्कूटी वाला जो फंसा था। मौसम विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीती रात से अब तक कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है, जो अगले 24 घंटों में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी रेड अलर्ट जारी है, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के दूसरे हिस्सों में येलो अलर्ट के तहत तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। तो यानी अभी ये बारिश का संकट खत्म नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा। हम भी एक छोटे से ब्रेक के बाद चलते रहेंगे और आपको बताएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस में कि ये फल सब्जी का जो रंग होता है, इसका कुछ गहरा कनेक्ट रहता है आपके स्वास्थ्य से। वो क्या है बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देश की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। क्या आपको पता है कि फल सब्जियों के रंगों में गहरा राज छिपा होता है? दरअसल फल और सब्जियों के रंग उनके अंदर मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोकेमिकल जैसे केमिकल की वजह से होते हैं। ये कंपाउंड पौधों के लिए एक तरह का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। पौधों को तेज धूप, यूवी रेडिएशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज, कीटों और कुछ बीमारियों से बचाते हैं। फल और सब्जियों के अलग अलग रंगों का गहरा मतलब होता है। जैसे टमाटर, तरबूज, अनार, स्ट्रॉबेरी के लाल रंग के पीछे लाइकोपीन और एंथोसाइनिन जैसे कंपाउंड होते हैं। इससे एंटीऑक्सीडेंट की तरह सेल प्रोटेक्शन मिलता है। इस ग्रुप के फल और सब्जियों से विटामिन सी मिलता है, जो स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। फल या सब्जियों का नारंगी और पीला रंग कैरोटीन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। इस ग्रुप में विटामिन ए होता है, जो आंखों, बॉडी ग्रोथ, दिल और फेफड़ों के लिए फायदेमंद होता है। फलों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है और इसमें फाइबर और विटामिन के मिलता है, जो ब्लड क्लॉटिंग और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। तो अगली बार फल का रंग देखिए तो समझ जाइए कि उसमें आपके लिए क्या फायदा छुपा है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।